तो बच्चे लास्ट क्लास में मैंने आपको कल वीडियो भी भेजी है, जिसने वीडियो नहीं देखी वो बहुत रोने वाला है। वैसे ऐसा देखो बच्चे, क्वेश्चन है बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। वैसे मैं 1 मिनट में ओवरव्यू दे दूंगा क्या था वो, और या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टैंडिंग वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टैंडिंग वेव। देखो बच्चे, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या थी कि आपने एक रस्सी को जो वेव ऐसे चल रही है, स्टैंडिंग वेव, जो वेव ऐसे चल रही है वो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। लेकिन रस्सी के अंदर अगर हम वेव को हिलाते हैं तो एक वेव जाती है ऐसे, दूसरी वेव ऐसे जा रही है, लेकिन पहली वेव टकरा के क्या आ रही है बच्चे वापस। पहली वेव आप ऐसे लाया, पहली वेव आगे गई, पहली वेव टकरा के वापस आ रही है, दूसरी वेव आगे जा रही है। तो जब ये टकराएंगे तो बनाएंगे क्या बच्चे, ऐसा सा रीजन। जब ये आपस में टकराएंगे तो ऐसी चीज कोई चीज बना लेंगे, पहली और दूसरी चीज दो जब वेव टकराएंगी तो ऐसी, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव। ठीक है, जब दो वेव टकरा जाती हैं, जब दो वेव एक आगे से आ रही है एक पीछे से आ रही है, जब ऐसी दो वेव टकराती हैं तो स्टैंडिंग वेव बनती है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्टैंडिंग वेव ऐसी सी बन जाती है। ठीक है, स्टैंडिंग वेव ऐसी सी बन जाती है। ठीक है, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जाने की कोशिश कर रही है और एक पीछे जाने की कोशिश कर रही है। तो ओवरऑल कोई कहीं नहीं जा रही है, दोनों रुक गई है। तो देखिए इसमें क्या है, इसका पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिटेल में। तो बच्चे होता है क्या है इसमें, ये जो वेव है ये प्रोग्रेस करती, मूव करती है। ठीक है, जबकि ये वाली जो वेव है इसका नाम ही बता रहा है स्टैंडिंग। ठीक है, इसमें डिस्टरबेंस इज कन्फाइंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। ये आगे ऊपर नीचे तो पार्टिकल मिल रहे हैं, पार्टिकल ऊपर जाते हैं, पार्टिकल नीचे आ जाते हैं, पार्टिकल ऊपर चले जाते हैं, है ना। पार्टिकल तो ऊपर नीचे जाते हैं, पार्टिकल तो ऊपर नीचे जाते हैं, है ना। पार्टिकल तो ऊपर नीचे जाते हैं लेकिन आगे पीछे नहीं जाते। तो इसमें क्या होता है, डिस्टरबेंस इज कन्फाइंड, डिस्टरबेंस इज कन्फाइंड in a small region, in a particular region. Second, there is onward, मतलब no onward motion, no onward motion। इसकी एनर्जी अगर E है, इसकी एनर्जी अगर E है, इसकी एनर्जी अगर E है, तो इसमें E, इसकी E जाने वाली की एनर्जी है, E आने वाली की एनर्जी है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी हो जाती है, 2E। यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो E प्लस एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर दोनों वेव की एनर्जी E थी तो यहाँ पर दोनों वेव की एनर्जी ऐड हो गई 2E। एनर्जी कितनी क्या हो गई बच्चे, 2E। ठीक है, जहां पर डिस्टरबेंस जीरो होती है उसको क्या कहते थे, नोड। ठीक है, और जहां पर मैक्सिमम होती है उसको हम क्या कहते थे, एंटी नोड। एन क्या होता था, नोड, ए क्या होता था, एंटी नोड।
ठीक है। स्टैंडिंग वेव में जहां पर डिस्टर्बेंस जीरो होती है वो नोड, जहां डिस्टर्बेंस मैक्सिमम होती है वो क्या होता था बच्चे, एंटी नोड। ठीक है। इसमें एनर्जी प्रोपेगेट करती है, चल रही है एनर्जी आगे, इसमें एनर्जी ई प्रोपेगेट करती है, चलती है, प्रोपेगेट्स इन मीडियम, जबकि इसमें कन्फाइंड हो गई। जब वेव ही नहीं चलती तो एनर्जी कहां से जाएगी, एनर्जी इज कन्फाइंड, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द मीडियम, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन मीडियम। नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन मीडियम, ये मीडियम में कोई एनर्जी लॉस नहीं करते। एनर्जी मैक्सिमम होती है कहां पर, एंटी नोड पर, मिनिमम होती है नोड पर। एनर्जी मैक्सिमम होती है एंटी नोड पर और मिनिमम होती है नोड पर। तो ये तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक बहुत है। है ना वाले बच्चे, ये थी स्टैंडिंग वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स। या डिस्टर्बेंस लिखने का तो ये 3 पॉइंट लिख देना। ठीक है। इसमें मतलब चीजें ऊपर, आर्टिकल ऊपर नीचे हिलते रहते हैं। जैसे रस्सी को आप दो जने पकड़ के हिलाओ ना तो आपको रस्सी ऊपर नीचे हिलती हुई दिखाई देती है। तो रस्सी पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं, आगे पीछे मूव नहीं करते। हाँ, देखिए बच्चे, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग। देखिए बच्चे, यहां पर होता है क्या है, एक वेव जाती है, सबसे इजी केस लेके जा रहा हूं, एक वेव गई और दूसरी वेव टकरा के वापस आ रही होगी, यही होगा इजीएस्ट केस। एक रस्सी को आपने हिलाया तो एक वेव जा रही होगी और एक वेव आ रही होगी। सपोज इसकी लेंथ एल मान ली, ठीक है, एक वेव जा रही होगी तो एक वेव आ रही होगी। ठीक है। तो बच्चे, जाने वाली वेव की इक्वेशन अगर मैं मान लेता हूं ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जाने वाली वेव की इक्वेशन अगर मैं मान लेता हूं ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो आने वाली वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी। देखो होता क्या है, वेव गई टकरा के वापस आ रही होगी, यही तो है कि वेव, रस्सी हिलाई, पहली वेव गई तो टकरा के वापस आ रही होगी और दूसरी वेव आगे जा रही होगी। तो जब भी वेव टकरा के वापस आती है ना, उसका एक एडिशनल फेज डिफरेंस, एक तो डायरेक्शन उल्टी हो गई, डायरेक्शन उल्टी होने की वजह से साइन चेंज हो गया, एक जा रही है एक आ रही है, अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, लेकिन जो टकरा के वापस आ रही होती है ना, उसमें एक एडिशनल फेज डिफरेंस आ जाता है पाई का। ये वेव आई है क्योंकि ये हिट हुई है, हिट द सरफेस। जब भी कोई वेव किसी सरफेस को टकराती है तो वो, उसमें एडिशनल फेज डिफरेंस आ जाता है पाई का। ये पॉजिटिव है कि y1 एंड y2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जब भी वेव कहीं टकराती है तो उसमें एडिशनल फेज डिफरेंस आ जाता है ये। एंड एक प्रॉपर्टी होती है साइन पाई प्लस थीटा,
इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहाँ पर पाई प्लस थीटा है तो ये दिस एम्प्लाइज y2 विल बिकम माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के। ठीक है, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तो जहां पर डिस्टर्बेंस जीरो है वो नोड है, ये भी नोड है, और बीच में क्या बनता है, एंटी नोड। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या था बच्चे, जो नेट वेव होती है y, जो इन दोनों का रिजल्टेंट वेव है y, वो कितना होता है y1 प्लस y2। y कितना होगा बच्चे, y1 प्लस y2। ठीक है, y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2। ये आ जाएगा बच्चे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ए कॉमन निकाल दिया बच्चे, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी बच्चे साइन ए माइनस साइन बी की, साइन ए माइनस साइन बी की। साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चे, आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए, 2 cos a प्लस बी बाय टू साइन ए माइनस बी बाय टू। कल हमने यूज करी थी साइन ए प्लस साइन बी की, यहां लगेगी साइन ए माइनस साइन बी की। तो आइडेंटिटी लगा दीजिए, ये माइनस, यहां पर क्या आएगा बच्चे, ए साइन ओ 2 cos ए प्लस बी, इनको प्लस करेंगे तो ओमेगा टी बचेगा, साइन ए माइनस बी, दोनों को माइनस करो तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, माइनस के एक्स माइनस के एक्स माइनस के एक्स बचेगा। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चे साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है बच्चे, कॉस थीटा। मतलब साइन के साथ अगर माइनस आता है तो वो बाहर आ जाता है, तो y की इक्वेशन आ जाएगी माइनस टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग। अगर आप जो गिटार बजा रहे हो, गिटार की रस्सी ऊपर नीचे हिलती है ना, गिटार की स्ट्रिंग, उसकी इक्वेशन ये है। गिटार की जो स्ट्रिंग ऊपर नीचे हिल रही है उसकी इक्वेशन ये है, y इज इक्वल टू माइनस टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, माइनस टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें बाउंड्री कंडीशन लगा दीजिए, बाउंड्री कंडीशन का मतलब, अब देखिए जब डिस्प्लेसमेंट एल है, जब एक्स की वैल्यू एल है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि नोड बन रहा है, नोड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो। तो दिस एम्प्लाइज जीरो इज इक्वल टू माइनस टू ए साइन के एल कॉस ओमेगा टी, साइन जीरो इज इक्वल टू साइन के एल। अब साइन के एल जीरो कब कब होती है, पाई पर, जीरो पाई टू पाई सब जीरो होता है, तो साइन एन पाई इज इक्वल टू साइन के एल, एन पाई इज इक्वल टू के एल, एन पाई के कितना होता था बच्चे, 2 पाई बाय लैम्डा, एंगुलर वेव नंबर होता था, लैम्डा हो गया 12 बाय एन। वेवलेंथ की इक्वेशन क्या आ गई कि जो नई वेव बनेगी उसकी जो वेवलेंथ होगी वो 12 बाय एन होगी, एन कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी होती है बच्चे v बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, v बाय लैम्डा, तो ये आ जाएगा v बाय 12 बाय एन, एन वी बाय 12। फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा बच्चे, एन वी बाय 12। लेकिन चल क्या रहा है बच्चे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था सबसे पहले, अंडर रूट टी बाय म्यू, टी टेंशन है यहाँ, ये हमने कल पढ़ा भी था, एंड म्यू होता है मास अपॉन में लेंथ, मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन में लेंथ। ये है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग।
दिस इज स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग। अब देखिए n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू अगर 1 आती है तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 को बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फंडामेंटल नोट, फंडामेंटल नोट या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, एन इज इक्वल टू 1 को ये सब बोलते हैं। हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, देखो अगर देखिए अगर आप इसमें एन के लिए 1 डालेंगे तो लैम्डा आ जाएगा 12 और फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 1/12 अंडर रूट टी बाई म्यू। ये लैम्डा 1 न्यू 1 आ गया, ठीक है। अगर हम n को 2 डालेंगे, अगर हम n को 2 डालेंगे तो n को 2 को क्या बोलते हैं सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। n इज इक्वल टू 2 को क्या बोलते हैं बच्चे, इसमें क्या होगा बच्चे, दो दो मोड आ जाएंगे, ऐसी दो वाइब्रेशन बन जाएंगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, या फिर फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। अगर आप लैम्डा निकालेंगे या लैम्डा तो आप देखेंगे बच्चे 12/2 आ जाएगा, n की वैल्यू अगर मैं 2 डालूंगा तो यहां पर लैम्डा आ जाएगा 12/2 मतलब 2l, और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2/12 अंडर रूट 2t बाय म्यू मतलब 2 टाइम्स ऑफ न्यू 1। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बच्चे 2 टाइम्स ऑफ न्यू 1, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चे फ्रीक्वेंसी डबल हो गई ना, तो इसीलिए इसे सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं। हार्मोनिक का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी कितनी गुना हो गई, हार्मोनिक का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी कितनी गुना हो गई, ठीक है। तो यहां पर कंक्लूजन क्या आएगा, अगर मैं कंक्लूजन लिखूं, यहां पर कंक्लूजन क्या आएगा बच्चे कंक्लूजन क्या आएगा बच्चे कि यहां पर न्यू वन होता है n टाइम्स ऑफ न्यू वन, जब 2 था तो 2 न्यू वन आ गया, 3 होगा तो 3 टाइम्स ऑफ न्यू वन आएगा। n इज इक्वल टू 1 में नोड कितने आए 2, तो यहां पर नोड की काउंटिंग होती है n+1। एंटी नोड कितने आए, जब n की वैल्यू 1 थी तो एक एंटी नोड था, जब n की वैल्यू 2 है तो दो एंटी नोड है, तो n के बराबर। आपको और किसी में यही निकालना है। ऑल दो मैं बता रहा हूं इस साल ये कर चुका है हमारा, जो ये वाला इसके बाद का हिस्सा तो 100% कटा हुआ है। आपका जो सिलेबस में बचा है वो केवल यहां तक का बचा है, पहले ये भी था तो मैं इसको और डिटेल में पढ़ाता था, n इक्वल टू 1 2 3 भी पढ़ाता था, ठीक है। हार्मोनिक्स कट गया इस साल सिलेबस से, इस साल सिलेबस से हार्मोनिक्स कट गया है, ठीक है। स्टैंडिंग वेव बचा है, सिलेबस में लिखा है स्टैंडिंग वेव है लेकिन हार्मोनिक्स नहीं है, फंडामेंटल हार्मोनिक्स नहीं है। अगर आपने डिलीटेड सिलेबस देखा हो तो हार्मोनिक्स का मतलब ये वाला हिस्सा आपका नहीं आ रहा, n इक्वल टू 1 2, इसीलिए मैं 3 पे नहीं गया। नोट करो बच्चे आराम से, ऐसे 3 है, अभी हमारा 1 हुआ है, ऐसे 3 केस है, ऐसे 3 केस है बच्चे, अभी हमारा 1 हुआ है।
और एक इसमें लैम्डा और न्यू एन का फॉर्मूला याद रखना, न्यू एन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन। ठीक है बच्चे, अब आता है बच्चे स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव हैंड डाले बच्चे ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप क्या होता है बच्चे? ऑर्गन पाइप अदिति आप बताओ। गगनदीप आप बताओ बच्चे, ऑर्गन पाइप क्या होता है? बोलो बच्चे, व्हाट इज ऑर्गन पाइप? अदिति आर यू देयर? गगनदीप आर यू देयर? हाँ तो ऑर्गन पाइप क्या होता है? बांसुरी, शहनाई, अरे जिसमें फूक मारो आवाज आती है वो सारी ऑर्गन पाइप है। बांसुरी फूक मार के बजती है, शहनाई शादियों में बजती है, शहनाई फूक मार के बजती है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट फूक मार के बजता है उसे ऑर्गन पाइप कहते हैं। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बांसुरी, बांसुरी होती, ठीक है। ऑर्गन पाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लिखे बच्चे ऑर्गन पाइप के अंदर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्रोड्यूस म्यूजिकल नोट्स, यूज टू प्रोड्यूस म्यूजिकल नोट्स when air is blown into it, when air is blown into it, जब इसके अंदर एयर फूकी जाती है। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है बच्चे, पहला होता है ओपन ऑर्गन पाइप, पहला होता है बच्चे ओपन ऑर्गन पाइप। जैसे आपकी शहनाई दोनों तरफ से ओपन होती है, एक तरफ से फूक मारते दूसरी तरफ से आवाज आती है। ओपन फ्रॉम बोथ एंड, ओपन फ्रॉम बोथ एंड। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब दोनों तरफ से खुला हुआ है, ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब है ओपन फ्रॉम बोथ एंड। होता है क्या बच्चे? अब ये ध्यान रखना, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनता है, और क्लोज एंड अगर है, हालांकि इसमें है नहीं, तो वहां पर हमेशा नोड बनता है। तो आप देखिए हो क्या रहा है, ये आपका एक पाइप है जिसकी लेंथ एल है, यहां भी मुझे पता है एंटी नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा, बीच में नोड बनेगा ही बनेगा, दो अल्टरनेट बनते हैं ना। तो होगा क्या बच्चे, एक फूक आपने यहां से, एक वेव यहां से जाएगी। स्टैंडिंग वेव कब बनती है? जब अपोजिट वेव चल रही हो, एक वेव जा रही होगी, एक वेव आ रही होगी। द ओनली डिफरेंस इज यहां पर टकराया कोई किसी से नहीं, सामने दीवार होती तो ये टकरा के आती। तो यहां पर y1 a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स है, y2 a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स ही रहेगा,
हिट नहीं हुई। अगर वेव टकरा के वापस आ रही होती तो यहां पर प्लस पाई आता, तो यहां पर ये प्लस पाई वाली चीज खत्म हो जाएंगी, यहां पर प्लस पाई वाली चीजें खत्म हो जाएंगी, तो यहां पर ये प्लस ऐसे ही रहेगा, यहां पर ये प्लस हो जाएगा बस। साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी होती है टू कॉस ए माइनस बी बाय टू साइन ए प्लस बी बाय टू कॉस ए माइनस बी बाय टू, मतलब ये साइन बन जाएगा और ये कॉस बन जाएगा। हमने क्या पढ़ा था, अगर कॉस के साथ माइनस आए तो कॉस खत्म हो जाता है। तो बांसुरी या शहनाई के अंदर जो ये वेव बनती है उसकी इक्वेशन ये है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जब x की वैल्यू L थी तो एंटी नोड बना है, एंटी नोड पर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मैक्सिमम, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या चल रहा है, cos kx, यहां तो cos kx है ना, ठीक है। जब x की वैल्यू L है तो y क्या है बच्चे, एंटी नोड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। एंटी नोड पर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चे, मैक्सिमम, ठीक है। मतलब यहां पर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2a cos x की जगह L पुट कर दीजिए साइन ओमेगा टी, मतलब cos के एल मैक्सिमम है। cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, प्लस माइनस वन, वो कब होती है, cos 0 1 cos पाई माइनस वन cos 2 पाई 1, तो यानी कि cos के एल इज इक्वल टू cos 2 पाई n पाई, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, तो दिस एम्प्लाइज के एल इज इक्वल टू n पाई, k का वैल्यू होता है 2 पाई बाय लैम्डा, l इज इक्वल टू n पाई, पाई से पाई कट गया, लैम्डा का वैल्यू जो पहले आया था वही आ गया, लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 2l बाय n, फ्रीक्वेंसी होती है एन वी बाय 12, ये आ जाएगा। लेकिन स्ट्रिंग में ये फॉर्मूला लगता है, ये स्ट्रिंग थोड़ी, अब तो पाइप है, पाइप में वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ नहीं होता। एन इज इक्वल टू 1 में यहां पर क्या हो रहा है, एन इज इक्वल टू 1 में बच्चे क्या हो रहा है, बस ऐसा एक बनेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, वी बाय 12, बस खत्म। अगर ये एन इज इक्वल टू 2 है तो ऐसे दो बन जाएंगे, एक और ऐसा एक और दो, एन इज इक्वल टू यहां पर दो बन जाएंगे, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बच्चे 2 टाइम्स ऑफ न्यू वन, 2 टाइम्स ऑफ न्यू वन। तो यहां पर कंफ्यूजन देखिए, फ्रीक्वेंसी तो n टाइम्स ऑफ न्यू वन ही हो गई, न्यू टू दुगना आ रहा है न्यू वन का, ठीक है। नोड कितने हैं यहां पर, एक नोड है, n की वैल्यू जब बनती तो एक ही नोड है, तो नोड n है, लेकिन एंटी नोड दो है, एंटी नोड कितने हो गए, दो। तो कंक्लूजन ये आ गया कि न्यू एन जो होता है यहाँ पर n टाइम्स ऑफ न्यू वन होता है, एंड नोड जो होते हैं n होते हैं, एंटी नोड होते हैं n प्लस वन, एंटी नोड होते हैं n प्लस वन, ये होता है ओपन ऑर्गन पाइप। देयर ओनली, तीनों में बहुत स्लाइड स्लाइड डिफरेंस है। Open organ pipe is that organ pipe which is open from one end, oh both end. Open organ pipe is that organ pipe which is open from both ends. The second type of organ pipe is closed organ pipe. जैसे माउथ ऑर्गन देखा है आपने, माउथ ऑर्गन कैसे बजाता रहता है, वो ऐसे फूक मारता रहता है, वैसे आगे एक पट्टी सी होती है, उसे ऐसे ऐसे बजाता रहता है माउथ ऑर्गन। एक तरफ से वो पीछे से बंद होता है, आगे से खुला होता है, उसमें वो बजता रहता है माउथ ऑर्गन। आप पेन का कैप लीजिए, आवाज आ रही है ना,
एक तरफ से बंद है लेकिन तब भी साउंड आ रहा है, तो दैट इज क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप होता है विच इज क्लोज फ्रॉम वन एंड, विच इज क्लोज फ्रॉम वन एंड। यहाँ पर क्या है, जो ऑर्गन पाइप है वो एक तरफ से बंद होगा, तो ये फिक्स है। देखो क्लोज एंड पे नोड बनना है, ओपन एंड पे एंटी नोड बनना है। क्लोज एंड पे नोड बनना है, उल्टा बना लीजिए इसे समझने के लिए, ऐसे क्लोज एंड पे नोड बनना है, ओपन एंड पे एंटी। आपने यहां से एयर ब्लो की, एक एयर टकरा के वापस आ रही है, ध्यान टकरा के वापस आ रही है, यहां पर टकरा के वापस आ रही है, और अगर टकरा के वापस आ रही है तो फिर पाई आ जाएगा। अगर टकरा के वे वापस आ रही है तो फिर पाई ऐड हो जाएगा। अगर पाई ऐड होगा तो वही साइन पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस अगर आप यहां लगाएंगे तो वही लग जाएगी बच्चे साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चे, साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी। ठीक है, 2 cos a plus b/2 साइन ए माइनस b/2, 2 cos a plus b/2 साइन ए माइनस b/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चे साइन ऑफ माइनस के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी। साइन के साथ अगर माइनस हो तो बाहर आ जाता है, तो माइनस में 2a साइन के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी। अगर आप बाउंड्री कंडीशन चेक करेंगे, अगर आप बाउंड्री कंडीशन चेक करेंगे तो हो क्या रहा है, जब x की वैल्यू l है, जब x l है तो एंटी नोड मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, यानी कि माइनस में यानी कि हो क्या रहा है बच्चे, मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस 2a साइन के एल कॉस ओमेगा टी। मतलब साइन के एल जो है वो मैक्सिमम है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +-1, साइन के एल है +-1। अब साइन एन पाए 1 नहीं होता, साइन एन पाए तो 0 होता है, साइन पाए -1, साइन 2 पाए 0, मतलब साइन 3 पाए, पाए 3 पाए ऐसे चलेंगे। मतलब इसका मतलब आएगा कि के एल जो है वो किसके बराबर है, साइन π/2 1 होता है, 3 π/2। हाँ, यहाँ पर मतलब के एल जो है π/2 3 π/2 ऐसे चलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n+1 π/2 या 2n-1 π/2, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम 2n-1 π/2 लिखते हैं क्योंकि n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो n 2n-1 π/2, 1 डालोगे तो कितना आएगा बच्चे, π/2, 2 डालोगे तो 4-1 3 π/2। तो यानी कि 2 जो लैम्डा है वो कितना आ जाएगा, 2n-1 π/2। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहां पर लैम्डा आ जाएगा 4l/2n-1। यहां पर जो वेवलेंथ आ जाएगी बच्चे वो आ जाएगी 4l/2n-1। यहां पर वेवलेंथ विल बी 4l/2n-1। वी वेव वी ये आ जाएगा लैम्डा की जगह 4l/2n-1। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल मोड तो ऐसी बन जाएगी, इसमें ऐसे आ रही होगी, एक ऐसे जा रही होगी, या उल्टा बना दो भाई, ऐसे ही बना लो चलो, है ना, एक आ रही होगी एक जा रही होगी। लैम्डा जो है डालो बच्चे फॉर्मूला, लैम्डा कितना आ जाएगा इसमें, एन को 1 डालूंगा तो 4l बाय बस 4l आ जाएगा। लैम्डा कितना आ जाएगा 4l, लैम्डा 1। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1 डालूंगा तो एन की वैल्यू 2-1 v/4l, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी v/4l। अगर आप इसमें डालेंगे सेकंड नॉर्मल मोड वाइब्रेशन में तो इसमें ऐसे दो बन जाएंगे, इसमें ऐसे दो बन जाएंगे। ठीक है, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, ऐसा बनता चला जाएगा।
ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर लैम्डा 2 कितना है, अगर मैं n के लिए 2 डालूंगा तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 1, 4l/3। लैम्डा l हो जाएगा 4l/3। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, न्यू टू हो जाएगी 3v/4l, मतलब 3 टाइम्स ऑफ न्यू वन। यहां बात समझना, जब फ्रीक्वेंसी डबल हो रही थी तो जनरली फ्रीक्वेंसी डबल हो रही थी, लेकिन क्लोज ऑर्गन पाइप में 2 डालने पर फ्रीक्वेंसी 3 गुना हो गई। तो इसीलिए n इक्वल टू 2 को या थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं। हार्मोनिसिटी का लेना देना किससे है बच्चे, हार्मोनिसिटी का लेना देना किससे होता है, फ्रीक्वेंसी कितने गुना हो गई, फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स बढ़ रही है उसका लेना देना होता है हार्मोनिसिटी से। तो n इज इक्वल टू 2 को यहां बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, ऐसे ही अगर n इज इक्वल टू 3 होता तो दे, अगर ये n इज इक्वल टू 3 होता, ठीक है, अगर मेरा n इज इक्वल टू 3 होता तो उसे हम क्या बोलते, थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड ओवरटोन, या फिर अगर नॉर्मल होता है तो यहां पर बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 5 गुना हो जाएगी। तो हार्मोनिसिटी का लेना देना होता है फ्रीक्वेंसी से, कि फ्रीक्वेंसी कितने गुना हो रही है। अगर 3 गुना हो रही है तो थर्ड हार्मोनिक, 2 गुना हो रही है सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 को थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला, न्यू एन का फॉर्मूला क्या आया बच्चे, 2n-1, ओ न्यू एन का फॉर्मूला आया 2n-1 टाइम्स ऑफ न्यू वन। जैसे मैंने n के वैल्यू 2 डाला तो 2 2 जा 4-1, 3 टाइम्स ऑफ न्यू वन आ गया ना, है ना। तो यानी कि जो न्यू एन का फॉर्मूला है यहाँ पर वो 2n-1 टाइम्स है न्यू वन का। नोड कितने हैं, यहाँ पर 2 नोड है n के वैल्यू 2 में, तो नोड n के बराबर, एंटी नोड भी 2 ही है तो एंटी नोड भी n के बराबर। दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर, एंड ऑफ द क्लास।